Good morning class and most welcome in GVCC online defense classes. Today I will discuss about of differential equation in different forms. In last previous classes I will discuss about रैंक एंड ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन. आपने जो पिछली क्लास थी बेटा उसमें मेरे से डिस्कस किया था कि कोई भी यदि अवकलन समीकरण है तो उसकी घात और कोटि को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं. उसकी मैंने कुछ स्टेप्स या नॉर्म्स दिए थे, उनके अकॉर्डिंग आपने अवकलन समीकरण की घात और कोटि को कंप्लीट कर लिया था. आज की क्लास जो रहेगी वो इससे जस्ट थोड़ा सा आगे रहेगी. उसमें क्या रहेगा कि जब अपने पास में एक साधारण समीकरण रहेगा, जब अपने पास में एक साधारण समीकरण रहेगा और उससे आपको एक अवकलन समीकरण का निर्माण करना है. आपके पास में एक साधारण समीकरण रहेगा, उससे आपको अवकलन समीकरण का निर्माण करना है. तो प्रोसेस क्या होता है आपका? अवकलन. मतलब आपको ये इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगी? जब आप उस साधारण समीकरण का अवकलन करोगे तो आपको अवकलन समीकरण प्राप्त होगी. ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि इस साधारण समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, इस साधारण समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उस समीकरण का उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा. तो आपको क्या मिल जाएगी वहाँ से? एक अवकलन समीकरण. इसमें और इसमें डिफरेंस इतना ही रहता है, यहाँ पे स्वेच्छ अचर होंगे और अवकलन समीकरण में स्वेच्छ अचर यहाँ से हट जाएंगे. ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था. अब उस पैटर्न पे मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देने जा रहा हूँ जिनको आप ट्रिक्स फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हो कि उनके अकॉर्डिंग अपन डायरेक्ट साधारण समीकरण से अवकलन समीकरण का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं. ओके, तो हेडिंग नोट करना, शॉर्ट फॉर्म्स. आपको अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स रहेगी जिनके अकॉर्डिंग ये देखना है कि कैसे कैसे उनका अवकलन समीकरण डायरेक्ट बन जाता है. तो हेडिंग रहेगी आपकी शॉर्ट फॉर्म्स. शॉर्ट फॉर्म्स कैसे कैसे क्या करना है इसमें? फर्स्ट, यदि आपके पास में y में कोई समीकरण दिया गया है, यदि आपके पास कोई y में समीकरण दिया गया है और उसकी जो पावर फॉर्म चल रही है आगे फंक्शन की वो हो सकती है ae⁻mx, साइन हो सकता है प्लस और माइनस. यहाँ पे a है जो होगा बेटा स्वेच्छ अचर. ऐसे ही आपका दूसरा यदि मैं स्वेच्छ अचर लेने जाऊँ तो वो हो सकता है be⁻mx. ओके, तो ये मेरे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है. इसका आपको अवकलन समीकरण बनाना है. क्यों? क्योंकि ये एक साधारण समीकरण दिया हुआ है. तो मैं फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म आपको क्लियर करवाने जा रहा हूँ. यदि y में कोई क्वेश्चन है ae_mx प्लस माइनस be और यहाँ पे कितना है? -mx. ओके, यहाँ पे जो m है वो सेम नंबर होना चाहिए, तभी ये फॉर्म्स अपन अप्लाई करेंगे. a और b यहाँ पे एज इट इज रहेंगे, मतलब ये फर्स्ट स्वेच्छ अचर होगा. ये कौन सा स्वेच्छ अचर है आपका? सेकंड स्वेच्छ अचर होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा. यदि इसका मैं अवकलन समीकरण बनाने जाऊं तो पहला प्रोसेस आपको क्या है? इसमें ये देखने जाओ कि कितने स्वेच्छ अचर हैं. यहाँ पे यदि मैं देखने जाऊं तो मेरे पास में दो स्वेच्छ अचर हैं, एक तो होगा स्मॉल a और दूसरा कौन सा होगा? स्मॉल b. बट मैं पहले इसका अवकलन करूंगा, फिर मैं इसका दूसरा अवकलन करूंगा. क्योंकि दो स्वेच्छ अचर हैं तो कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा बेटा? 2 बार अवकलन करना पड़ेगा. तो 2 बार अवकलन कर दिया, फिर इसको आप रिमूव करने जाओगे क्योंकि जब मैं आपको इसका अवकलन करके बताऊंगा ना तो a तो कांस्टेंट रहेगा, इसका अवकलन कितना होगा? e⁻mx मल्टीप्लाई m प्लस माइनस आपका एज इट इज रहेगा. be⁻−mx एज इट इज, लेकिन mx का वापस करोगे तो कितना होगा? -m. मतलब a और b आपके रिमूव नहीं होंगे, ना ही तो फर्स्ट स्टेप में रिमूव होंगे, ना ही आपकी सेकंड स्टेप में रिमूव होंगे. फिर आप उनको प्लस माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करके इनको वहां से हटाने जाओगे. बहुत लंबा प्रोसेस होगा बेटा, आपका टाइम भी बहुत यूज होगा. इसके लिए इसका सिंपल ट्रिक देने के लिए जाऊं मैं तो कुछ टर्म्स हैं उनको तो आप ध्यान रखो. कहीं भी यदि अपने को d2y/dx² को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको y2 से करूंगा शॉर्ट में. यदि dy/dx को रिप्रेजेंट करना है तो मैं किससे रिप्लेस करूंगा? इसको y1 से. और क्वेश्चन को यदि पैटर्न को शो करना है, क्वेश्चन जिस पैटर्न पे है, तो आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे? y फॉर्म. तो जब आप इसका शॉर्ट फॉर्म देखने जाओगे तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा y2 -m² y1 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 0. कितना हो जाएगा बेटा? 0. y2 का मीनिंग आप समझते हो? y2 का मीनिंग क्या होगा? डबल डिफरेंशिएशन. y1 फॉर्म्स नहीं रहेगा, ओनली y क्वेश्चन रहेगा. ये m² को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? y से. तो आपके पास में इसी फॉर्म से राइट हो जाएगा. माइनस दोनों के बीच में यूज करेंगे, चाहे क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन हो चाहे फिर नेगेटिव हो. आंसर कितना आ जाएगा? 0. तो इसमें आपको किस किस का वैल्यू चाहिए?
ए और बी तो हटाने, देखो हट गए ना, सिर्फ आपको m का वैल्यू यहाँ से चाहिए कि m की जो मैथमेटिकल नंबर है वो प्लस माइनस में कितनी चल रही है। ये साइन आपको एज इट इज़ रखना है। m का वैल्यू कोई भी हो, आप प्लस रखो या माइनस रखो, होल स्क्वायर इसको क्या बना देगा, ऑलवेज पॉजिटिव बना देगा। इसके लिए मैं क्वेश्चन देखने जाऊँ तो देखना y इज इक्वल्स टू AE4x प्लस माइनस, मैं दोनों पे ही सॉल्व कर लूँ, इसको प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। नेक्स्ट कितना दिया हुआ है b, और यहाँ पे e की पावर माइनस कितना हो सकता है, 4x भी हो सकता है। ये आपका m फॉर्म यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो इसका शॉर्ट फॉर्म कितना होगा, y2 माइनस m, वैल्यू ऑफ m, x का गुणांक यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, देन y इज इक्वल टू कितना हो गया 0। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, इस साधारण समीकरण से इसका अवकलन समीकरण बनाने जाओगे तो आपका ये आंसर फाइंड आउट होगा। क्लियर हुआ? तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, यदि आपके पास में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है उसका अवकलन हमेशा उतनी ही कोटि में आएगा। इस y2 का मतलब क्या होता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसकी कोटि भी कितनी चल रही है आपके पास में 2, तो यही आपका ऑप्शन क्या होगा वहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यदि मैं देखने जाऊँ तो इसका सेकंड शॉर्ट फॉर्म्स देखेंगे अपन। सेकंड शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है कि शायद m और जो माइनस m मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था या इस क्वेश्चन में दिया था वो क्या हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म थी वो आपके पास थी b पे y इज इक्वल्स टू a e की पावर mx, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। फिर यहाँ पे होगा b e की पावर nx। इस बार अपन ने क्या किया, जो x का गुणांक यहाँ पे m है, वो जो x का गुणांक n है, ये दोनों क्या है बेटा, डिफरेंट नंबर है। लास्ट वाले में क्या थे, दोनों नंबर सेम चल रहे थे आपके। तो इसका यदि शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो वही y2 y1 या क्वेश्चन की फॉर्म में अपन ओपन करने जाएंगे। तो सबसे पहले y2 माइनस m प्लस n y2 का मीनिंग क्या समझोगे, डबल डिफ्रेंशिएशन, y1 का मीनिंग क्या समझोगे, सिंगल डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद में आपको मिलने जाएगा m n y इज इक्वल टू में कितना आएगा 0। ये इसका शॉर्ट फॉर्म में आंसर आएगा। ओके इस शॉर्ट फॉर्म में क्या ध्यान रखना है, जो साइन मैंने आपको दिए वो एज इट इज़ ही रखने। ये जो आपके पास में अंदर वाली वैल्यू है, यहाँ से कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आती है वो एज इट इज़ आपको रखनी है। जैसे m का वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे m पॉजिटिव होगा, m का वैल्यू नेगेटिव ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ पे ऋणात्मक आप नंबर काम में ले लेना या फिर यहाँ पे राइट कर देंगे, बट ये साइन आपको चेंज नहीं करने। हाँ, अंदर कैलकुलेशन होने के बाद में यदि ये साइन चेंज होते हैं तो हो सकते हैं, स्टार्टिंग कंडीशन में आपको कोई साइन यहाँ पे चेंज नहीं करना है। ओके इसके लिए भी अपने क्वेश्चन देखने जा रहे हैं सिंपल सा, y इज इक्वल्स टू a e पावर 2x प्लस माइनस b e पावर 3x। ये मेरे पास में कोई नंबर है, ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नंबर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसका अवकलन समीकरण का जो मानक समरूप फॉर्म होगा वो कितना होगा, y2 माइनस m प्लस n, तो यहाँ पे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, देन y1। नेक्स्ट m मल्टीप्लाई n, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो सकता है यहाँ पे 6y इज इक्वल टू में कितना हो सकता है 0। ये इसका अवकलन समीकरण का फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, इस वाली फॉर्म्स और फर्स्ट वाली फॉर्म्स में डिफरेंस था, जो x का गुणांक था वहाँ पे सेम चल रहे थे, यहाँ पे x के गुणांक क्या चल रहे हैं बेटा, डिफर चल रहे हैं। दोनों में अंतर है, ये कोई और वैल्यू हो सकता है और ये से डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है m और n यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, कोई भी साइन इनके साथ में हो सकता है, उसके लिए आप ये सेम फॉर्म यूज़ करोगे। नेक्स्ट अपन लिखने जा रहे हैं थर्ड फॉर्म पे। अब इसमें भी यदि आपने देखा तो यहाँ पे 2 आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट, तो इसका आंसर भी कितने में आ रहा है बेटा, डबल डिफरेंशिएशन में आ रहा है। यदि एक आर्बिटरी कांस्टेंट में होता, स्वेच्छ अचर में होता, तो इसका आंसर किस में रहता बेटा, y1 या सिंगल डिफरेंशिएशन में। नेक्स्ट जो थर्ड आपके पास में रहेगी शॉर्ट फॉर्म वो रहेगी a, y इज इक्वल्स टू a प्लस b e रेज टू mx। आपके पास में कोई y दिया हुआ है फंक्शन फलन के रूप में, a प्लस बी वहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट
प्रेजेंट है, e की पावर कितना दिया हुआ मल्टीप्लाई में mx, m वहाँ पे होगा वो मैथमेटिक्स का कोई नंबर होगा, मतलब उसका वैल्यू अपन जानते हैं, बट a और b का वैल्यू यहाँ अपन नहीं जानते हैं। यदि इसका फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म देखने जाओगे तो वही स्टार्ट कहाँ से होगा, y2 से। y2 से स्टार्ट क्यों होगा बेटा, इसमें भी 2 आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए सर इसमें तो 3 है, बेटा 3 नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ m यहाँ पे कोई मैथमेटिकल नंबर या गणित की संख्या आपको दी हुई आएगी। यदि नहीं है यहाँ पे कोई गणित की संख्या तो एक तो रहेगी ना, क्योंकि किसी के भी गुणांक में कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है तो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो इसका जो फॉर्म्स रहेगा वो कितना रहेगा, y2 माइनस में कितना रहेगा 2my1। 2m1y1 का मतलब क्या हुआ, m जो मैथमेटिकल नंबर होगा, y1 जो अपने पास में चल रहा है वो क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू, और नेक्स्ट रहेगा स्क्वायर फॉर्म m एंड मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इस शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या रहेगा, अवकलन समीकरण का मानक रूप होगा। ये डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू है, ये m गणित का नंबर यहाँ से मिल जाएगा मैथमेटिकल नंबर, ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, ये आपके पास में m फॉर्म एंड y फॉर्म जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका आंसर है। ओके, इस पर यदि अपन क्वेश्चन देखना चाहें तो क्या हो सकता है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज इट इज रहेंगे, e की पावर मैंने यहाँ पे 7x एज्यूम कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना हो सकता है, y2 माइनस 2m, m का वैल्यू कितना हो सकता है 7। यदि माइनस फॉर्म यहाँ पे यूज़ करोगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, माइनस की 7। ओके, देन कितना है y1 प्लस m स्क्वायर y, माइनस 7 का होल स्क्वायर कितना हो सकता है 49, देन मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू में कितना हो सकता है 0। ये आपका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। तो कितनी फॉर्म्स कंप्लीट हो गई बेटा, आपकी 3 फॉर्म्स कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म्स देखने जाएंगे, उसमें भी आपके पास में कुछ आर्बिटरी कांस्टेंट या स्वेच्छाचर विद्यमान रहेंगे जिनको अपन किसी भी प्रोसेस से हटाते, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग अपन इनका डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ आपके पास में y इज इक्वल्स टू डी फॉर्म चल रहे हैं, y इज इक्वल्स टू e की पावर mx, इनसाइड फॉर्म आपके पास में रहेगा a साइन mx प्लस माइनस बी कॉस एन एक्स फॉर्म दिया गया है। इसमें यदि आर्बिटरी कांस्टेंट देखो तो वही कितने हैं बेटा, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं, कितने में जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन में इसकी वैल्यू जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो सकता है, y2 का मीनिंग क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू। नेक्स्ट होगा 2y1 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा m, y1 यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, m यहाँ पे आपको x का क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट। नेक्स्ट आपके पास में रहेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 0। आई रिपीट अगेन टोटली माई डिफरेंशियल इक्वेशन, y2 माइनस 2y1 m प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई इन y फॉर्म इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इसका एक मानक अवकलन समीकरण का फॉर्म अपन ने प्राप्त कर लिया है। ओके, यदि इस पे क्वेश्चन रखना चाहें अपन तो क्या हो सकता है, y इज इक्वल्स टू e की पावर x a साइन x प्लस माइनस b कॉस 2x। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या हो सकता है, y2 एज इट इज़ फॉर्म रहेगा, देन माइनस 2y1 आपका एज इट इज़ रहेगा, m का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, प्लस है m स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर कितना हो सकता है 2 का होल स्क्वायर 4, देन y इज इक्वल्स टू में 0। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा वो कितना हो सकता है, y2 माइनस 2y1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 y इज इक्वल्स टू में कितना हो गया 0। ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। अब जो अपन ने 4 फॉर्म्स यहाँ पे देखने जाएंगे तो ये 4 फॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपने वही क्वेश्चन सॉल्व करें जो लगभग या तो आर्बिटरी कांस्टेंट में प्रेजेंट थे, मतलब स्वेच्छाचर में थे, या फिर कोई एक ही पावर इसमें अपन यूज कर रहे थे। अब आपका एक क्वेश्चन आ गया, सर इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन है तो शॉर्ट फॉर्म क्या कर सकते हैं। बेटा ये वही फॉर्म्स हैं जिनको सॉल्व करने में अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकेंड डिफरेंशिएशन में यहाँ ए और बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिमूव नहीं होती है, नहीं हटती है, वहाँ से आपको और कोई कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब जाकर ये वहाँ से कंप्लीट क्या होती है बेटा, सॉल्व होती है। तो इसलिए ये जो आपके पास में शॉर्ट फॉर्म्स है इन्हीं रूप्स के लिए। यदि और आपके पास में कोई क्वेश्चन होता यदि अभी इसी पैटर्न पे, तो शायद उनमें 1-2 बार डिफरेंशिएशन में वो वाले टर्म्स वहाँ से हट जाएंगी। ओके,
तो आपको इन शॉर्ट फॉर्म्स को डायरेक्ट यूज़ करना है बेटा, ऐसे नहीं है यहाँ क्लास में शॉर्ट फॉर्म्स चलते रहें, क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे मिल जाए, आप वही पुराना रटाया मेथड करते रहो, तो कोई मतलब नहीं है बेटा डिफेंस की ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस में लेने का। ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए ही पढ़ाई जा रही है क्योंकि आप अपना टाइम कम करके इनको जल्दी सॉल्व करो और अपने आंसर को क्या करो बेटा, सही करने जाओ, वरना तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा आपका इनका यूज़ करने का। तो सबसे पहले ये जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी ये इसलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स में दी गई है क्योंकि इनका 1-2 बार डिफरेंशियल या अवकलन करने पे मानक समीकरण से ए और बी यहाँ पे टर्म्स क्या नहीं होते हैं बेटा, रिमूव नहीं होते हैं, इसलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट अपन ये बात करेंगे कि जब अपने पास में एक साधारण समीकरण हुआ करती है उससे अवकलन समीकरण यदि प्राप्त करते हैं तो आपको कौन सा प्रोसेस काम में लेना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। लेकिन अब नेक्स्ट क्या आएंगे कि कोई अवकलन समीकरण है तो उससे साधारण समीकरण अपन कैसे बनाते हैं, कोई अवकलन समीकरण है तो उससे अपने को एक जनरल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करती है, तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो चलता है बेटा इंटीग्रेशन पे, समाकलन के नियमों से अपने इसको ज्ञात किया जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अभी अपनी क्लास में रहेगा वो रहेगा अवकलन समीकरण से साधारण समीकरण का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ओके, तो आप अभी हेडिंग नोट करना, अवकलन समीकरण से साधारण समीकरण का निर्माण करना या बनाना, क्योंकि आपको ये तो पहले से ही पता है कि एक अवकलन समीकरण होगा तो उससे साधारण समीकरण यदि अपन बनाने जाएंगे तो आपको समाकलन काम में लेना होगा। समाकलन के जितने नियम हैं अपन पहले की ऑनलाइन क्लासेस में क्या कर चुके हैं बेटा, कंप्लीट। अब यदि आपके पास में पहले की समाकलन की क्लासें नहीं है तो बेटा इसमें आप कुछ गलतियां कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती तो ये है डिफेंस आपने सोच रखी है लेकिन डिफेंस की क्लास नहीं लेना चाहते हो आप। अब ये तो आपको ही पता है कि आप डिफेंस की क्लास को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते। बेटा मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ और ये भी नहीं कि ऑनलाइन मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि आप GVCC में एडमिशन लो, बेटा यदि मैं ये बोलूँगा तो गलत है। लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर आपको बोलूँगा कि यदि GVCC में आप क्लास ले लेते हो तो आपको सिलेबस और रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। इसलिए नहीं सोचना पड़ेगा बेटा, पिछले 9-10 दिन से यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और नेक्स्ट मंथ से आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी ऑनलाइन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब बेटा शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में यही है कि आप फटाफट अपना एडमिशन लो और क्लासेस को रेगुलर रखो। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कोचिंग में कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अपना रहेगा एक अवकलन समीकरण आपके पास में है और इससे आपको एक साधारण समीकरण में जाना है। कौन से समीकरण में जाना है, साधारण समीकरण में। कौन सा प्रोसेस काम में लोगे, यहाँ से समाकलन प्रोसेस आप यूज़ करोगे। जब आप एक अवकलन समीकरण से साधारण समीकरण बनाने जाओगे तो वहाँ पे आपको 2 समीकरण प्राप्त होंगी। एक तो होती है बेटा सामान्य समीकरण, एक होती है विशिष्ट समीकरण या विशिष्ट हल भी बोल सकते हो उसको। एक सिंपल सा प्रोसेस आपको पहले से पता है, जब मैं किसी फलन का समाकलन करने जाऊंगा तो उसमें एक सी फॉर्म आएगा, मतलब समाकलन नियतांक की एक समीकरण मिलेगी जो तो होती है एक सामान्य समीकरण या सामान्य हल। बट यदि उसमें मैं किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं तो वो कौन सी समीकरण प्राप्त होगी, एक विशिष्ट हल के लिए प्राप्त होगी। ये कैसे प्राप्त होती है ये भी अपन क्वेश्चन पे देख लेंगे। लेकिन जब एक अवकलन समीकरण को अपन हल करने जाते हैं तो 2 समीकरणें प्राप्त होती है, यहाँ तक यही पता होना चाहिए अपने को। कौन से प्रोसेस से अपने को इसको काम में लेना है या सॉल्व करना है, समाकलन के प्रोसेस से काम में लेना है। इसके लिए कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। फर्स्ट है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण विधि से इसको सॉल्व किया जाता है। दूसरा मेथड यदि आपके पास में होगा तो समघात अवकलन विधि से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा आपके पास में होगा रैखिक अवकलन गुणांक विधि से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड रहेगा चरों का पृथक्करण, दूसरा रहेगा आपका समघात अवकलन विधि से और तीसरा आपका रहेगा रैखिक अवकलन गुणांक विधि से। अब इसमें भी एक एक प्रोसेस आएंगे। यदि कोई समीकरण चरों के पृथक्करण से नहीं हो रही है या इसमें अपन क्या कर सकते हैं इसको रूपांतरित, तो ये एक रूपांतरित फॉर्म का समीकरण मिलेगा। ऐसे इसमें एक रूपांतरित फॉर्म का समीकरण मिलेगा
और ऐसे इसमें भी क्या मिलेगा बेटा, एक आपको रूपांतरित फॉर्म का समीकरण मिलेगा, जिनको आप वापस रेखिक में ले आओगे या समघात में ले आओगे या चरों के पृथक्करण विधि में ले आओगे। अब इन तीन मेथड को लगाने से पहले मैं एक रूल देता हूं आपको, वो हमेशा काम में लेना है, CISF का। ये आपके डिफेंस से रिलेटेड वर्ड है, आपको इजी वे में क्या रह जाएगा बेटा, याद रह जाएगा। ओके, CISF रूल अपने को क्या बताता है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करो। अब कन्वर्ट किस में करना होता है, काम ही अपना तो यही है समाकलन करना, तो आपको या तो dy/dx में कन्वर्ट करो या dx/dy में कन्वर्ट करो। पहली स्टेप तो ये रहेगी। दूसरा है आपके पास में i। अब i से क्या मीनिंग पता चलेगा आपको, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, पहचानना या उसके बारे में समझना कि वो समीकरण है कौन सी। अब आपको पता चल गया कि ये समीकरण इस वाले से हो सकती है, इस वाले से हो सकती है, इस वाले से हो सकती है, ये आपको सेकंड स्टेप में पहचानना है। एस फॉर्म क्या करेंगे आप, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या है, आपके पास में ये पता चल गए तो इनके कुछ रूल्स होते होंगे पर्टिकुलर, जो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको उसको कुछ सिंप्लीफाई करना है। फिर आपके पास में कौन सा लेटर आता है, एफ। एफ का मतलब आप क्या यूज़ करोगे, आप फॉर्मूला यूज़ करोगे बेटा। वहाँ पे कौन से फॉर्मूला यूज़ करोगे, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन के कुछ निश्चित अपने पास में फॉर्मूले, जिनके अकॉर्डिंग आप उसमें फॉर्मूला यूज़ करके कहाँ पे पहुँच जाओगे, एक साधारण समीकरण में पहुँच जाओगे। तो आपको कोई भी अवकलन समीकरण का क्वेश्चन आए, जहां तक मेरा मानना है क्वेश्चन आता कहां से बेटा, आपको मिलेगा क्वेश्चन समघात से या रेखिक से। डिफेंस में चरों के पृथक्करण से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आ भी सकता है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन क्वेश्चन जहां तक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है समघात से आएगा या फिर रेखिक से आएगा। या तीसरे पैटर्न का डिफेंस में क्वेश्चन आता है आपका कोटि और घात का। ये तीन पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, इसका बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए नहीं पूछे जाते क्योंकि चरों का पृथक्करण है अपने पास में, वो इसमें भी काम में आएगा, थोड़ा बहुत इसमें भी काम में आ जाता है, तो इसमें तो सारा काम ही चरों के पृथक्करण से होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो वाले मेथड से, या फिर इसमें एक छोटा क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो वो कोटि और घात का क्वेश्चन होगा। तो जब इन तीन पैटर्न से कोई भी क्वेश्चन आपके पास में, तो सबसे पहले तो आप CISF का रूल फॉलो करो। आपको फर्स्ट में कन्वर्ट करना है, सेकंड में आपको आइडेंटिफाई करना है, थर्ड में आपको सिंप्लीफाई करना है, और लास्ट वाली स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर्मूले से उसका इंटीग्रेशन करना है। समझ में आ गया होगा इतना। अब नेक्स्ट अपन इसी क्लास में डिस्कस करने जाएंगे कि जब चरों के पृथक्करण से क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, यदि इसमें रूपांतरित मेथड है तो कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन का बिग फॉर्म है तो उसको स्मॉल फॉर्म या ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है, ये अपन चरों के पृथक्करण में आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा लिखने और पढ़ने की स्पीड को आप इंक्रीज करो, जरूरी है बेटा। डिफेंस में जितना स्पीड आपका अच्छा होगा ना, उतना पेपर जल्दी सॉल्व होगा। तो जो क्वेश्चन नहीं आते ना, उनके लिए टाइम आपके पास में शेष रिमेनिंग रहेगा, जिसको आप उनमें काम में ले सकते हो, सॉल्व करने में या हल करने में। नेक्स्ट, माय फर्स्ट मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड अकॉर्डिंग टू चरों का पृथक्करण विधि आपको क्लियर करते हैं। चरों का पृथक्करण से बेसिक मीनिंग आपको यही पता चल गया कि चर कौन कौन से होते हैं अपने पास में, x और y। अब ये जो x और y है वो किसके साथ में रखेंगे, dx और dy के साथ में। इतना आपको क्लियर है या आपके सिलेबस में आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी अवकलन समीकरण मिलेगी वो एक ही कोटि की मिलेगी बेटा। जैसे क्वेश्चन आ गया dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू 0, या मैं 1 ले लेता हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखने जाओगे तो dy/dx टर्म यहाँ पे मिल रहा है। कोई आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि सर इसकी कोटि क्या होगी, तो इसकी कोटि कितनी है बेटा, कितनी बार अवकलन हुआ है, एक बार। थोड़ी काम की बात बोल रहा हूँ बेटा, सुन लेना आप थोड़ा सा, क्योंकि अवकलन समीकरण आगे भी होती है, BSc में सेकंड ऑर्डर की भी आती है। तो यहाँ पे इसकी कोटि कितनी दी हुई है, एक दी हुई है। तो जब मेरे पास में कोई समीकरण था तो उससे ये समीकरण कैसे आया पता होगा आपको, क्योंकि आपने कितनी बार अवकलन किया, इसका एक बार अवकलन किया, तभी तो ये आया ना। तो वापस रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, मैं इसका एक बार वापस क्या करूंगा, समाकलन। तो आपके डिफेंस के सिलेबस में एक कोटि के समीकरण ही आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, 2 कोटि के समीकरण भी होते हैं और मैक्सिमम 3 कोटि के होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं होंगे बेटा।
यदि होते तो क्या होता, आपको वहाँ पे दो दो बार फलन का क्या करना पड़ता बेटा, समाकलन, जो आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है। तो एक कोटि के सभी समीकरण मिलेंगे, जो मैंने आपको 6 मेथड बताए, मेनली तो 3 मेथड होते हैं, 3 तो उनकी रिप्लेसमेंट मेथड होते हैं। तो ये आपके पास में एक कोटि का इक्वेशन है, तो ऐसे फॉर्म्स मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। तो एक ही कोटि के सारे अवकलन समीकरण मिलेंगे जिनको एक साधारण समीकरण में आपको बदलना है। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग यदि एक्स फॉर्म कहीं मिल जाए तो उसको dx के साथ में रखना है, वाई फॉर्म कहीं मिल जाए तो उसको dy फॉर्म के साथ में रखना है, और उसके बाद में उनका डायरेक्ट क्या करना है बेटा, आपको समाकलन कर देना है। समाकलन करने के बाद में राइट साइड में दाएं भाग में आपको हमेशा c को प्रेजेंट रखना है। c को अपन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे c का मान निर्धारित नहीं होता है, ये तो खुद ही एक अनिर्धारित या फिर समाकलन नियतांक बोला करते हैं। तो क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए c का वैल्यू को अपन कैसे भी चेंज कर सकते हैं। जब तक आपको उस क्वेश्चन में x और y का वैल्यू गिवन नहीं है तब तक c अपने ऊपर डिपेंड हो जाएगा, अपन इसको कैसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में x और y पहले निर्धारित कर देगा तो c भी यहाँ पे एक निर्धारित वैल्यू में ही प्राप्त होगा। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन रखने जाऊं जो मैंने अभी लिया था, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने 0 ले लिया। अब कौन सा मेथड लगेगा अपने को तो पता नहीं है। CISF रूल में अपन देखें तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, तो मैंने इसको dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करके देखा तो ये मिल गया मुझे y अपॉन एक्स फॉर्म में मिल गया। यदि यहाँ पे 1 होता तो ये क्या मिल जाता, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स फॉर्म में मिल जाता। कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कितना मिल गया, y अपॉन एक्स। आगे इसमें लिख रहा है आइडेंटिफाई। अब आपको पहचानना ही कैसे और चेंज हो सकता है, तो मुझे पता है x फॉर्म तो dx के साथ में हो सकता है, y फॉर्म dy के साथ में हो सकता है। इसके लिए स्पेशल फॉर्म्स ये है, dy और dx हमेशा अंश में होने चाहिए, ये कभी हर में होते हैं तो उनका समाकलन करना ही गलत होता है। तो dy को आपको अंश में रखना है और dx को भी आपको अंश में रखना होता है। अब इनको चेंज करो, y यहाँ पे सेपरेट हो सकता है, x तो पहले से उस साइड एज इट इज है, तो ये तो क्या हो गया, x माइनस को मैंने एज इट इज रख दिया, बीच में आपका साइन चल रहा था इक्वस टू, और यहाँ पे कितना हो सकता है, y फॉर्म। अब इनका क्या करना है आपको, मतलब कुछ सिंप्लीफाई कर लिया, फिर क्या करना है, फॉर्मूले से इनका इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log y, नेक्स्ट माइनस यहाँ पे कितना होता है, log x, प्लस में कितना हो सकता है बेटा, c। अब मैंने वापस आपको बोला था आप c को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कैसे, देखो मैं करके बताऊं। यहाँ पे हो सकता है log y, इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, log x इज इक्वल टू कितना हो गया, c। log m प्लस log n क्या होता है, वो log mn मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, c। आई मीन यहाँ तक आपने राइट कर लिया होगा इसका। मैं थोड़ा सा इनकी आगे वाले स्टेप्स को सोल्व करता हूँ। तो लास्ट स्टेप अपनी ये थी, log y मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू में कितना हो गया, c। एक मैंने फॉर्म्स बताया था, मैं उसको थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ क्योंकि नए बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को। ये एक चर घातांकी फलन होता है बेटा। कैसे पता चलता है, जिस फलन के ऊपर यदि घात चर होती है वो कौन सा फलन होता है, चर घातांकी। तो एक लेगेस्ट्रिक कोई साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन हुआ करते थे पहले, तो उन्होंने बताया था यदि इस चर घात का मान निकालने जाओ तो आपको एक लॉग फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। आधार नंबर आधार पे रहेगा, फलन का मान यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप ऐसा सा कुछ करोगे तो दोनों इक्वेशन हमेशा सेम होती है। अब इन्होंने इनको सॉल्व करके अपने को एक टेबल के अकॉर्डिंग बता दिया था कि लॉग में इतनी इतनी वैल्यू हुआ करती है, तो अपन ऐसे से इसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन अपने को तो यहाँ पे मैथमेटिकल वैल्यू नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो यदि मैं एक साइड से लॉग रिमूव करता हूँ, तो सेकंड साइड उसका बेस बन जाता है हमेशा। तो यदि इस बेस को हटा के मैं ई फॉर्म दूँ तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ई फॉर्म। तो एक स्टेटमेंट चलता है, किसी भी समीकरण से लॉग फॉर्म आप रिमूव करते हो तो एक साधारण फलन में ई बेस वहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ से मैं लॉग फॉर्म यदि रिमूव करूँ यहाँ पे y मल्टीप्लाई एक्स, तो यहाँ पे बेस लॉ का हमेशा क्या रीड करते हो आप, ई फॉर्म। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, e की पावर c। अब यहाँ पे यदि आप देखने जाओगे तो ये तो एक फलन हो गया जो एक्स वाई में चल रहा है। ये कौन सा नंबर होगा आपका, कांस्टेंट नंबर। इस कांस्टेंट का अपने को वैल्यू पता ही नहीं है। e का वैल्यू तो अपने को कंफर्म पता होता है, लेकिन c का वैल्यू नहीं पता तो वापस कोई ना कोई क्या होगा बेटा जी, ये कांस्टेंट नंबर होगा। तो मैं इसको वापस रिमूव करके ये लिख सकता हूँ y मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू c। ये आपका एक फाइनल सॉल्यूशन होगा।
तो जब भी एक साधारण समीकरण आपको मिलेगी तो सी अपने ऊपर डिपेंड होगा और आप उसको क्वेश्चन की कोई भी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो बेटा, चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया होगा ये। तो चरों के पृथक्करण में और क्वेश्चन आपको डीपीपी या जो और गाइड है आपके पास में वहाँ पे मिल जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि इसके जो भी आपको क्वेश्चन मिले, आपको एक्स को तो किसके साथ में रखना है बेटा, डीएक्स फॉर्म के साथ में, और वाई को किसके साथ में रखना है, डीवाई के फॉर्म के साथ में रखना है। अब इसका एक जो रूपांतरित मेथड आएगा उस पर थोड़ा अपन बात कर लेते हैं। रूपांतरित मेथड में आपको डायरेक्ट क्या चरों का पृथक्करण नहीं लगेगा, उसको थोड़ा बहुत क्या करना बेटा, क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन रखा है यहाँ आपके सामने, इसका बी मेथड में ले रहा हूँ कि चरों के पृथक्करण को और कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस के 6 डिवाइड बाई 3 एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे कितना हो गया -5। ये मेरे पास में क्वेश्चन था। जरूर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। आज इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म से भी अपन करने के लिए जाएंगे, लेकिन पहले इसका ओपन फॉर्म क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजी मेथड क्या रहता है कि आप x प्लस वाई को क्या एज्यूम करोगे बेटा, t फॉर्म एज्यूम करोगे। वहां से ये क्वेश्चन किस में चला जाएगा, t फंक्शन में और y फंक्शन में चला जाएगा। तो सबसे पहले इसको t फॉर्म में चेंज करो, फिर इसमें चरों का पृथक्करण लगाओ, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, समाकलन करना पड़ेगा। अब इतना प्रोसेस नहीं करना आपको, एक शॉर्ट फॉर्म बताने जा रहा हूँ जिसको अच्छे से समझना। देखो क्या करना है आपको, जितने आपके पास में चर हैं उनको सबसे पहले आप अलग अलग लिख दो। ये तो x लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, y। अब जो अंदर वाली फॉर्म दी गई है वो x प्लस वाई भी हो सकती है, x माइनस वाई भी हो सकती है, 2x प्लस वाई, कोई भी फॉर्म हो सकती है। ध्यान इतना रखना है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि ये वाला ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पे लिख देना आप x प्लस वाई। क्लियर हुआ। दूसरा, यदि आपके पास में एक्स वाई और एक्स प्लस वाई आपने लिख दिया है तो अब क्या लिखना है, आप नीचे से स्टार्ट करना बेटा। ये 3 है, ये यहाँ लिख देना, ये 2 है, ये यहाँ पे लिख देना, ये -5 है, चिन्हों के साथ लिखना, ये यहाँ लिख देना, और ये कहाँ पे लिख देना बेटा, यहाँ पे। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 3 को यहाँ पे लिख दिया तो इसके ऊपर नंबर 2 को वहाँ पे लिख दो वाई पे, -5 को यहाँ लिख दिया तो 6 को यहाँ पे लिख देना। अब ये जो वैल्यू आपने सोच रखी है, जो क्वेश्चन से आई है, वो इसमें रखने जाओ आप। तो वहाँ पे x प्लस वाई है 3 और 2 कितने होते हैं, 5, -5 और 6 कितने होते हैं, +1। अब तो बहुत सिंपल है, आपको एक सारणिक प्रोसेस से मान निकालना तो वैसे से आपको सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बेटा, एक बार आप रुक जाइए, थोड़ा समझ लीजिए इस चीज़ को। आप ये पहले डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से अपोजिट, क्योंकि अपन सारणी को इसी विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 2x, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, -3y, नीचे बट्टा लगा दो। अब नीचे वाले को सॉल्व करो, ये कितना हुआ, 36 18, इसको बेटा माइंड में सॉल्व कर लो आप। 36 18, चिन्ह किसका आता है, माइनस का, 5 दूनी 10, माइनस का 10 तो कितना हो गया, प्लस का 10। ये नंबर यहाँ पे भाग में लगा दो। आ गया समझ। फर्स्ट वाले नंबर को इसके मल्टीप्लाई में लगा देना हमेशा, फिर यहाँ पे लगा देना लॉग। लॉग के बाद में जो आपने वहाँ पे क्वेश्चन से पिक किया है ब्रैकेट से वो लिख देना, x प्लस वाई। फिर जो फर्स्ट नंबर को आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया था उसको वापस क्या कर देना, मल्टीप्लाई, आगे लगा देना प्लस, जो नंबर ये आया उसको एज इट इज़ रख देना। ये आपका एक फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया। मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आपको करना होता है वाकई में होता तो चरों का पृथक्करण से है बेटा, लेकिन अपन ने इसको इस इजी वे से प्रोसेस से कंप्लीट कर लिया है। प्रोसेस क्या होगा कि जो नीचे वाला नंबर x के साथ में प्रेजेंट है उसको यहाँ पे रखो। मैं कैसे याद रखता हूँ वैसे आप याद रखो। x के नीचे ये नंबर है तो पहले नीचे वाला नंबर लिख लो आप, ठीक है। तो ये x में लिख लिया, तो ऊपर नंबर लेके जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 2। जब आपने पहले 3 लिखा तो इसके साथ में अब नंबर कौन सा मिल रहा है, -5 यहाँ पे याद रख लो, 6 यहाँ पे आपने लिख लिया। इसके साथ में जो भी ब्रैकेट की कंडीशन दी गई उसको साथ साथ लिखते जाओ, x प्लस वाई। आपने ये जो वैल्यू एज्यूम करके रखी है उनको आप यहाँ पे नोट करते जाइए, ओके। इसके बाद में आपको वही सारणिक विधि को आपको हल करना आता है। तो 2/2 की सारणिक बन रही है यहाँ से, तो पहला कितना हो जाएगा, 2x माइनस का
3y एज इट इज़. देन 6 3s are 18 minus minus plus 10 is equals to 28 divided by 28. So multiply sign as it is and value of 5 as it is plus log form use. In log form x plus y as it is function form, then multiply by 5 and addition a constant number divide +1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 0. आप इस शॉर्ट फॉर्म से इतने बड़े क्वेश्चन को हल कर सकते हो या सॉल्व कर सकते हो. समझ में आ गया. इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको, तो थोड़ा माइंड में सेट हो जाए कि कैसे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट देखो, इसी पैटर्न पे रखता हूं क्वेश्चन को. y इज इक्वल्स टू -7 2x प्लस वाई -1 डिवाइड बाय -3x प्लस वाई और प्लस का कितना हो गया 2. यहाँ पे ये टर्म प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है, नहीं है तो आपको कितना तक लेना है बेटा 1 1. यहाँ पे भी ये टर्म प्रेजेंट नहीं हो सकती है तो यहाँ पे 1 1 नहीं ले सकते. यहाँ पे फिर कितना आएगा 0 और 0 आप ले सकते हो. तो मैंने तो कुछ और टर्म्स ली थी, उनके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ. सबसे पहले लिखो x, फिर लिखो y. यहाँ पे लिखो जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया गया है 2x प्लस वाई. x के नीचे कितना नंबर लिखोगे आप 2. यहाँ पे माइनस के साथ 2 माइनस के साथ कितना हो सकता है वो यहाँ पे रखो. 2 दूनी 4 और माइनस के साथ कितना होगा माइनस के 3. नेक्स्ट नंबर लिखो आप यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे लिखो माइनस का 1. 2 दूनी 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 3. आंसर आ जाएगा अब क्या माइनस का 7x प्लस का 2y डिवाइड बाय -2 प्लस 14 इज इक्वस टू 12. मल्टीप्लाई में कितना रहेगा -3 प्लस में कितना रहेगा लॉग. फॉर्म क्या दे रखा है 2x प्लस वाई, फिर मल्टीप्लाई में -3 फिर प्लस में 3 इज इक्वस टू 0. ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया. कैसे किया आपने, मैंने थोड़ा स्पीड से बता दिया, वापस रिपीट करता हूँ. पहले ये मल्टीप्लाई करो कितना हो गया माइनस के 7x, फिर ये मल्टीप्लाई करो कितना हो गया माइनस के 2y. नेक्स्ट आपने ये रखा तो कितना हो गया माइनस के 2, ये कितना हो गया प्लस के 14 इज इक्वल टू कितना हो गया 12. आगे सुनो, फर्स्ट वाले नंबर को एज इट इज़ आपको क्या करना है बेटा इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई. नेक्स्ट में ये लॉग फॉर्म रखना है. यहाँ पे 2x प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई वापस फर्स्ट नंबर, एडिशन में नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0. साइन वो के वही लगाने, यहाँ पे प्लस ही आएगा बेटा. ये नंबर माइनस प्लस है, उसके आधार पे ये चेंज हो सकता है लेकिन पहले प्लस आएगा. और यहाँ पे कहीं कोई साइन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे प्लस साइन हमेशा रहेगा क्योंकि लॉग के बाद पहले प्लस ही रहेगा हमेशा. तो ये साइन तो कभी चेंज नहीं होगा आपका. ओके, तो इस पैटर्न से आपको ये क्वेश्चन क्या करने हैं बेटा सॉल्व करने हैं. अब ये आपका कौन सा मेथड चल रहा था बेटा फर्स्ट. नेक्स्ट आपके 2 फॉर्म्स और बचे हैं. एक तो बचा है समघात का और तीसरा बचा है आपका रेखिक अवकलन गुणांक विधि से. वो कौन सी क्लास में करेंगे अपन कल की नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ एक बार कि बेटा आप डिफेंस की तैयारी करने जा रहे हो लेकिन आप कुछ और बातें भी ध्यान में रखते हो क्या, इसके लिए बात कर रहे हैं थोड़ा सा. एक आपने 12th की एग्ज़ाम तो दे दिया होगा, ऑलमोस्ट सबने ही दे दिया है, तभी तो आप डिफेंस के लिए सोच रहे हो. रिजल्ट भी आ गया होगा और अच्छे परसेंटेज भी आपने बना लिए होंगे, तभी तो डिफेंस के लिए सोच रखा है. एक तो बेटा एनडीए के आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं. एनडीए क्या होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी. बेटा जैसे आप यहाँ जीवीसी से में कोचिंग ले रहे हो ना, वैसे ही आपकी ये एक एकेडमी होती है. इसका पहले एक पेपर होगा, रिटर्न पेपर होने के बाद में नॉर्मल सा एक फिजिकल आपका टेस्ट रहेगा और नॉर्मल सा आपका एक इंटरव्यू रहता है. ठीक है, आपको जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस के आएंगे बेटा, मैथ्स के आएंगे, इंग्लिश के आएंगे और नॉर्मल आपका जीके रीजनिंग रहता है, प्लस किसके साथ में रहता है फिजिक्स के साथ में भी रहता है. तो ये जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का, इसके एडमिट कार्ड आपके जो अभी आपने फॉर्म भरे थे 12th के एग्जाम के आसपास जो फॉर्म फिलअप हुए थे उनके एडमिट कार्ड आएंगे. और आपकी एग्जाम है बेटा सितंबर में. किस में चल रही है सितंबर में. या तो आपने उस एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है
यदि नहीं करी है तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये बेटा, आपको एक तो मैथ्स का बुक रखना पड़ेगा अपने पास में, एक फिजिक्स का रखना पड़ेगा और नॉर्मल एक इंग्लिश का रख लो। जीके रीजनिंग आपको बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, इंग्लिश भी बहुत नॉर्मल रहती है। मेन सब्जेक्ट रहेंगे बेटा मैथ्स के और फिजिक्स के। एनडीए के लिए हमने बेटा एक स्पेशल बुक बना ली है। बुक बनाने का मतलब ये हुआ कि स्पेशल पेपर सेट तैयार कर लिया, जो तैयार हो गया, बस कोरोना से उसको हमने बुक डिपो पे पब्लिश नहीं कर रहा है। मेरे नाम से आएगी बेटा मैथ्स की बुक, ठीक है। तो इसमें आपको एक बुक्स मिलेगी जिसमें ओनली एनडीए के जितने पेपर हैं 15 से 20 सालों के वो दिए गए हैं, और मेरे कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं वो भी वहाँ पे दिए गए हैं। तो आप करना क्या, आपको सबसे पहले जीवीसी से में कांटेक्ट करना पड़ेगा, ना कि मेरे से कांटेक्ट करना है बेटा। मेरे से कांटेक्ट नहीं करना, मेरे को टाइम नहीं मिलता बात करने के लिए। तो सबसे पहले आप जीवीसी से में कांटेक्ट करो, वहाँ से आपको प्रोसेस पता चलेगा कि मैथ्स फिजिक्स में क्या करना है। बाय द वे कि आप सोचो कि सर मैं मैथ्स और फिजिक्स की बुक्स को ना परचेज कर पाऊँ, यदि मैं क्लास ज्वाइन करना चाहूँ, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको पूरा का पूरा जीवीसी से में मिल जाएगा। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि यदि कुछ बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो आप इस एनडीए की एग्ज़ाम तब तक नहीं होती है, लगभग इसमें 20 से 25 दिन बचे हैं, आपको रोज़ एक पेपर सेट करवा दिया जाएगा। और इतने ही पेपर सेट आते हैं बेटा इन बुक्स में, 20-25 आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, किसी भी बुक में ले लो आप। तो ये पेपर सेट आपको ऑनलाइन भी करवा दिए जाएंगे। यदि आपको पेपर सेट चाहिए और आप घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हो तो आप जीवीसी से लेके भी जा सकते हो बेटा। कल का तो थोड़ा ऑफ रहेगा पेपर्स के लिए, क्लास तो रेगुलर है, परसों से आप कभी भी आ सकते हो और लेके जा सकते हो। दूसरा, यदि एनडीए में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप जीवीसी से में क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगला मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये एग्ज़ाम तो सितंबर में हो जाएगी, उसके बाद में एग्ज़ाम आएगी बेटा आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप की आएगी, और या फिर किसकी आएगी, नेवी के लिए। तो वहाँ से जीवीसी से में ऑनलाइन क्लासेस क्या हो गई हैं, स्टार्ट। मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं। इंग्लिश की क्लासेस नेक्स्ट मंथ 1 सितंबर से आपकी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। सैटरडे और संडे को बेटा कोचिंग में पेपर रहेगा जिसका सॉल्यूशन भी रहेगा। तो ये भी आपके बेनिफिट रहेगा कि साथ साथ में जो पढ़ाई हो रही है पूरे वीक में, जितना भी आपको टीचर्स पढ़ा देते हैं उसका सैटरडे में क्या हो जाएगा, टेस्ट। उसके साथ साथ में अपन क्या कर रहे हैं, वो चीज़ मैंने आपको एक बार पहले ही क्लास में बता दिया था, वापस बताना चाह रहा हूँ कि 6 महीने से आपके पास में पेपर मिलेंगे, चाहे एयरफोर्स का हो चाहे आपका नेवी का हो। हाँ, कोरोना में थोड़ा बहुत इनका टाइम टेबल चेंज हो सकता है, बट बेटा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा, नीट के लिए और आईआईटी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, इनकी एग्ज़ाम होगी फाइनली। तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ इनमें तो इतने बच्चे होते ही नहीं है, नेवी एयरफोर्स में तो इनमें तो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। और फिर ये सेंटर भी कहाँ होते हैं, ये भी सेंटर क्या होते हैं बेटा, दूर गाँव की जो स्कूल, ढाणियों की स्कूल होते हैं छोटे मोटे, वहाँ पे इनके एग्जाम्स होते नहीं है। तो यहाँ बेटा गवर्नमेंट पूरी व्यवस्था करवाएगी। तो कोरोना का कोई डर नहीं है, आप अपनी पढ़ाई को स्टेबल भी रखो, मतलब स्थायी भी रखो, और उसको आगे भी बढ़ाते रहो। तो इनके एडमिट कार्ड आएंगे तो बेटा इनके भी एडमिट कार्ड आएंगे, निश्चित निर्धारित समय से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और आपकी एग्ज़ाम लगेगी, ठीक है। तो इनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। साथ साथ में आपके लिए मैंने आपको बताया था कि बीएससी की क्लासेस भी क्या हो गई हैं बेटा, स्टार्ट हो गई है। बीएससी का जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का फॉर्मेट रहेगा वो मैंने एक बार आपको क्लियर बता दिया था। चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, आपको यहाँ से जीवीसी से कॉलेज के फॉर्म भरने की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। जितना आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की या फीस का जो भी एक निर्धारित शेड्यूल होता है वो आप कोचिंग में संपर्क करो, वहाँ से आप इसका फॉर्म जीवीसी से में भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए भर सकते हो। और ऑलमोस्ट मुझे पता है सारे फॉर्म कौन से के लिए आएंगे बेटा, फर्स्ट ईयर के लिए आएंगे, क्योंकि आप तो 12th फ्रेशर स्टूडेंट हो अभी, ठीक है। इसके साथ में ये होने लग जाएंगे। तो अभी आप ये सोच रहे हो कि कॉलेज में फॉर्म भर दे, डिफेंस की आगे तैयारी कर रहे हैं, बेटा क्यों कर रहे हो ऐसा, टाइम आपका ही खराब हो रहा है, किसी का भी लॉस नहीं होगा। बीएससी भी आपके साथ साथ होती रहेगी, सपोज एट सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन भगवान से ऐसी प्रार्थना हम नहीं करते, सबका सिलेक्शन होना चाहिए बेटा। और नेवी एयरफोर्स भी आपके साथ साथ चलती रहेगी, जिसमें आप सभी यदि मैथ्स के बच्चे हो तो एक्स ग्रुप की तैयारी होती रहेगी। यदि आप कोई और अदर स्ट्रीम से हो तो एयरफोर्स में जाना भी चाहते हो तो वाई स्ट्रीम आपके लिए हमेशा ओपन रहेगी, आप इसकी भी तैयारी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कर सकते हो। तो बेटा शॉर्ट में आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यदि अभी भी आप फ्री बैठे तो बहुत टाइम आपका खराब नहीं हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा यदि आप टाइम निकाल रहे हो तो बेटा खराब ही होगा। हाँ, मैं मान सकता था यदि गवर्नमेंट नीट और आईआईटी नहीं करवाती तो बेटा कंफर्म कोरोना से 2 या 1.5 साल, कम से कम मेरा जो आइडिया, गलत हो भी सकता हूँ मैं, 1.5-2 साल कोई एग्जाम नहीं होती। लेकिन जब गवर्नमेंट ने आपको आरबीएसई बोर्ड में पता भी है 10वीं क्लास में लगभग बच्चे बैठते हैं 10 लाख के आसपास, 12वीं में बैठते हैं बेटा 8-9 लाख के आसपास, साइंस की बात कर रहा हूँ मैं 12वीं में। और यदि अपन आर्ट्स और कॉमर्स की बात करते हैं तो लगभग इस साल 27-28 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे।
तो राजस्थान गवर्नमेंट ने 10th और 12th की एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा दी है बेटा कंप्लीट। कहीं इस परीक्षा की वजह से कोई भी बच्चा, आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना है कि कोई बच्चा यहाँ से कोरोना से संक्रमित हो गया है, कोई भी नहीं हुआ ना। इसलिए नहीं हुआ कि बच्चों ने वहाँ पे मेहनत से पढ़ाई करी थी, और जब अपन मेहनत से कोई काम करते हैं ना बेटा, अपना परमेश्वर या भगवान, जिसको आप अपना ईश्वर बोलते हैं, वो भी आपका साथ देता है। ये एग्ज़ाम भी अपने निर्धारित टाइम टेबल से थोड़ा आगे हो रही है, तो ऑब्वियसली नेवी और एयरफोर्स की एग्ज़ाम भी आपको मिलेगी टाइम पे। दूसरा, अब आप ये सोच रहे हो कि कहाँ से करें, बेटा मैं नहीं बोलता आप इसी कोचिंग से करो, कोचिंग ये बहुत है, लेकिन आप पढ़ना स्टार्ट कर दो किसी कोचिंग का आधार मान के। घर पे सेल्फ स्टडी नहीं होती है बेटा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे तो उनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या कोई टॉपिक में डाउट है तो वो कौन क्लियर करेगा। तो किसी पर्टिकुलर कोई भी कोचिंग हो सकती है, डिफेंस की सब अपनी अपनी जगह अच्छी होती है बेटा, मैं जहाँ पढ़ाऊंगा मैं उसकी तारीफ करूंगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, इसके साथ में अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर सकते हो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इसकी भी बेटा कॉलेज की लास्ट डेट चल रही है 30 अगस्त है, शायद आसपास बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और इनके बैच आपके स्टार्ट हो गए हैं। एनडी के लिए आपको पेपर सेट मिल जाएंगे, जिसका मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। कहने का मतलब आप घूम फिर के कहीं भी जाओ, आपको जीवीसीसी में एक बार तो आना ही पड़ेगा। यदि आप आ जाओगे तो आपके छोटे मोटे सारे डाउट क्या हो जाएंगे बेटा, क्लियर। ओके।